हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम सहभागी अवलोकन के दोषों पर चर्चा कर रहे थे। सहभागी अवलोकन के दोष में हमने दो बिंदु कल डिस्कस किए थे। पहला, पूर्ण सहभागिता संभव नहीं, जिसमें यह स्पष्ट हुआ था कि एक अवलोकनकर्ता या अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता के लिए अत्यंत कठिन है किसी भी शोध के लिए शोध में उस समूह में पूर्णतः सहभागी होकर के अवलोकन कर सके। और दूसरे बिंदु पर हमने बात की थी वैश्विकता का अभाव, यानी कि जब एक व्यक्ति एक समूह का सदस्य बन जाता है तब वह वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाता और इस पूरे अध्ययन में वैश्विकता का अभाव आ जाता है। अगला बिंदु है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। कई बार अध्ययनकर्ता समूह में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है, जैसे कि कभी कभी अध्ययनकर्ता किसी पंचायत का पंच है या सरपंच है या किसी समिति का अध्यक्ष है या किसी पाठशाला में अध्यापक भी है, तो वह स्वयं ही समूह के लोगों के व्यवहार को प्रभावित और परिवर्तित करने लग जाता है। कारण यह है कि वो अपने अधिकारों से या अपने गुणों से या अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से लोगों के वास्तविक व्यवहार में बदलाव ले आता है। तब उस समूह का वैज्ञानिक अध्ययन संभव ही नहीं होगा, क्योंकि अध्ययनकर्ता केवल अध्ययनकर्ता नहीं है, बल्कि उस समूह में किसी अन्य पद पर, किसी अन्य पोजीशन पर भी है और उस पोजीशन की वजह से समूह का व्यवहार बदला हुआ है। तो इसलिए सहभागी अवलोकन नहीं करके दूर से ही अवलोकन किया जाना संभव होता है। साथ में नहीं जुड़ सकते, क्योंकि उससे प्रभाव आ जाएगा उनके व्यवहार में और अध्ययन पूरी तरह से प्रामाणिक या विश्वसनीय या सत्य नहीं हो पाएगा। अगली सीमा है अत्यंत खर्चीली। सहभागी अवलोकन विधि बहुत खर्चीला होता है, क्योंकि इस विधि से अध्ययन करने में बहुत अधिक समय लगता है। अध्ययनकर्ता को या अवलोकनकर्ता को इंतजार करना पड़ता है कि वह समूह कब अवलोकनकर्ता को अपने समूह का सदस्य मानते हुए सामान्य व्यवहार कर रहा है। अगर वो असामान्य व्यवहार कर रहा है तो वह उचित नहीं है जानकारी लेना, या वो सत्य ही नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। जो जानकारी लेनी है वह नहीं ले पा रहा है। तो लंबे समय तक उस समूह के साथ रहना, अध्ययन के साथ, अवलोकन के साथ में करते रहना बड़ा खर्चीला होता है। इसकी बजाय यदि वह प्रश्नों का प्रयोग करे, अनुसूची का प्रयोग करे या किसी अन्य विधि का प्रयोग करे तो वो तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला होता है, कम समय लेने वाला होता है। और भी किसी अन्य तरीके से अवलोकन किया जाए तो वह भी सहभागी अवलोकन की तुलना में कम खर्चीला होता है। इसी के साथ अगला दोष है सीमित क्षेत्र में अध्ययन। यदि एक अध्ययन करने वाला व्यक्ति, शोधकर्ता, किसी समूह का सदस्य बनकर अध्ययन कर रहा है तो वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में अध्ययन कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से या बड़े अध्ययन क्षेत्र में साथ रहना तो समय और धन भी अधिक लगेगा और सभी से संपर्क प्राप्त करके सूचना भी संकलित नहीं कर पाएगा। तो विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही छोटा समूह हो, बहुत ही गहन कोई विषय हो जिसको गहराई से अध्ययन किया जाना आवश्यक हो, वहां यह सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया जा सकता है सीमित क्षेत्र में। अगली सीमा या दोष जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है धीमा अध्ययन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि यह विधि सीमित अध्ययन क्षेत्र में ही की जाती है, क्योंकि यह विधि खर्चीली विधि है, तो ये बहुत ही धीरे धीरे घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने के बाद अधिक समय लगने के साथ साथ
धीमे धीमे अध्ययन हो पाता है। और अगर जल्दी यदि अध्ययन किया तो निष्कर्ष पूरी सत्य नहीं निकलेंगे। तेज गति से अध्ययन करने पर सहभागी अवलोकन अपने पूरे रिजल्ट्स नहीं देगा जिनके लिए यह सारी प्रक्रिया की जा रही है। तो इस प्रकार से अध्ययन ये धीमा हो जाता है, अध्ययन स्लो हो जाता है, अवलोकन स्लो हो जाता है और इससे तथ्य संकलित करने में काफ़ी समय लगता है। तो यह अधिक श्रम साध्य और अधिक समय साध्य और अधिक धन साध्य विधि है। अगला बिंदु है साधारण तथ्य छूट जाना। जैसा कि हमने अभी तक सहभागी अवलोकन के बारे में समझा, अवलोकन करने वाला शोधकर्ता अपने उस समूह का सदस्य बन जाता है और जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी एक समूह का सदस्य बनने लगता है तो उसके लिए कई ऐसी घटनाएं सामान्य हो जाती हैं जिनका संकलन करना या जिनको नोटिस करना भी उसको महत्वपूर्ण नहीं लगता। उसे आदत हो जाती है ऐसी घटनाओं की, उसे आदत हो जाती है ऐसे खान पान की, उसे आदत हो जाती है ऐसे रीति रिवाजों की, उसे आदत हो जाती है ऐसी बोली की, उसे आदत हो जाती है इस तरह की दिनचर्या की और उसे कुछ नयापन ही नहीं लगता। इसकी वजह से क्या होता है कि वो कई घटनाओं को साधारण समझ के छोड़ देता है। इसकी बजाय एक अपरिचित अवलोकनकर्ता अगर उन घटनाओं को देखता है तो उसे वो नवीन लगती हैं, आकर्षक लगती हैं और उनको वो तुरंत नोट करने की सोचता है। तो इस कारण से शोधकर्ता के उद्देश्यों में गहराई आने से छूट जाती है। अवलोकनकर्ता घटनाओं को साधारण समझकर, उनको साधारण तथ्य समझकर छोड़ देता है, जो कि हो सकता है किसी न किसी संदर्भ में तुलनात्मक रूप में शोध के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण दोष है, सहभागी अवलोकन की एक सीमा है कि साधारण तथ्य छूट जाते हैं। अगला दोष है आलेखन की समस्या। जब शोधकर्ता खुद ही समूह की गतिविधियों में भाग ले रहा है और लगातार उसमें संलग्न है और उस समूह को पता ही नहीं है कि वह किस उद्देश्य से इस समूह का सदस्य बना हुआ है, वो सोचते हैं कि किसी कारण से ये हमारे ग्रुप में आ गया है, ट्रांसफर होके यहाँ आ गया है, इसके भी पीछे वही कारण है जिन कारणों से हम यहाँ रह रहे हैं, या मकान लेके यहाँ रह रहा है, या कोई उसका रोजगार है, या वो शिक्षा के लिए, उन्हें नहीं पता कि वो उनका अवलोकन कर रहा है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता जो देख रहा है उसे तुरंत लिख नहीं पाता। अन्य विधियों में तो वो लिख पाता है, अगर वो अनुसूची भरवा रहा है तो लिख पाता है, अगर वो प्रश्नावली भेज रहा है तो लिखित में सारी सूचना आ रही है, अगर वो साक्षात्कार ले रहा है तो भी नोट कर सकता है, लिख सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन अगर वो सहभागी अवलोकन कर रहा है तो वो सारी घटनाओं को लिख नहीं सकता। अगर वो लिखता है तो लोगों का उस पर संदेह हो जाता है, शक हो जाता है और लोगों का व्यवहार बदल जाता है, वो असामान्य हो जाता है, सामान्य नहीं रहता। और अगर वो चाहें तो उसको अपने समूह से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो जब वो उनके सामने तो लिख नहीं सक रहा और घटना घटित होने के बाद वो लिखता है तो कई बार कुछ बातें छूट जाती हैं। लिखने के बाद कई बार उसको लगता है कि ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, या कोई महत्वपूर्ण बात किसी अन्य कारण से दब जाती है। तो ये जो उस समय लिख नहीं सकता और घटना घटित होने के बाद जब वो लिखता है तो तथ्यों के भूल जाने की या
छूट जाने की पूरी संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार से यह आलेखन की समस्या भी एक बहुत बड़ा दोष है सहभागी अवलोकन का। अब बात करते हैं हम अगला बिंदु, भूमिका सामंजस्य में कठिनाई। सहभागी अवलोकनकर्ता को एक साथ दो भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, एक अध्ययनकर्ता की और दूसरी समूह के सदस्य की। अब इन दोनों भूमिकाओं को, एक अध्ययनकर्ता की और समूह के सदस्य की, दोनों भूमिकाओं की को बनाए रखने में बड़ी कठिनाई होती है। मतलब यह मानिए कि ये कोई एक अभिनय करने की बात नहीं है, इसका मतलब है सारे समय अभिनय करते रहना। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर स्टेज पर आए हैं और एक नाटक किया, एक ड्रामा किया और फिर उतर गए और फिर अपने रियल लाइफ में आ गए, ऐसा नहीं है। अनुसंधानकर्ता को लगातार अभिनय करते रहना पड़ता है अगर वो सहभागी अवलोकन विधि से तथ्य एकत्रित कर रहा है तो। और लगातार अभिनय करते रहना आसान काम नहीं है किसी भी शोधकर्ता के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए। वो अपना सामान्य जीवन जी ही नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में कठिनाई सामने आती है, सहभागी अवलोकन किया जाने में कठिनाई होती है और उसकी भूमिका, जो दो भूमिकाएं हैं, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, संघर्ष होता है। और अगर उसकी किसी तरह से यह बात खुल जाती है कि वह अवलोकन कर रहा था, शोध करता है, समूह का सदस्य नहीं है, तो उसके आगे के अध्ययन में बाधा आने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। उसके ऊपर और भी कई तरीके के प्रतिबंध लग सकते हैं। तो ये सहभागी अवलोकन के दोष हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकन बहुत ही सावधानी से अगर किया जाए, या जिन बिंदुओं पर, जिन विषयों पर, जिन समस्याओं पर बहुत ही गहन अंदरूनी जानकारी लेनी है और वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में अध्ययन किया जाना है, तो सहभागी अवलोकन एक बहुत ही विश्वसनीय, शोध के लिए बहुत प्रामाणिक निष्कर्ष देने वाली विधि हो सकती है, बशर्ते इसकी कुछ सीमाओं को, इसके दोषों को ध्यान में रखा जाए और सहभागी तरीके से समूह के अंदर रहते हुए अवलोकन किया जाए। आज के लिए बच्चों इतना ही। सहभागी अवलोकन समाप्त होता है। हम अगली क्लास में असहभागी अवलोकन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।